हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने सॉल्यूशन चैप्टर को। और आज की इस वीडियो में हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पे फोकस करेंगे। जो हमारी 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ रह गई थी वो कंप्लीट करेंगे। और जो हमने एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर पिछले लेक्चर में करी थी, उसके ऊपर भी 2-3 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। और मैं जैसे कि साथ साथ लिखता हूँ तो आप भी कॉपी पेन लेके बैठिए, साथ साथ अपने नोट्स बनाने चालू कर दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा था। ठीक है, इसको मैं कर दूँ इरेज। क्या पढ़ा था हमने? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में हमने क्या पढ़ा था? पाई इज इक्वल टू सी आर टी, ये पढ़ा था। ये फॉर्मूला पिछले लेक्चर में हमने डिराइव किया था। यहाँ पे आर हमारा गैस कांस्टेंट है, ये तो पता ही था हमें, पिछले लेक्चर में बताया था। आर गैस कांस्टेंट है और सी कंसंट्रेशन है और टी क्या है? टेम्परेचर। और ये पाई अपना ऑस्मोटिक प्रेशर है। ठीक है, तो इसी के भी आप पे हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, जिसमें कि हम सबसे पहले एक न्यूमेरिकल है, उसमें मतलब क्वेश्चन है, उसमें दे रखा है इफ 90 ग्राम of glucose, if 90 gram of glucose is added in 10 liter of solution, then what will be the osmotic pressure applied over the solution? ठीक है, तो अब देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें दो चीज गिवन है। क्या क्या गिवन है? एक तो हमें ग्लूकोज का मास गिवन है 90 ग्राम, तो यानी कि मास ऑफ ग्लूकोज लिख लेते हैं। ग्लूकोज क्या है हमारा? सोल्यूट, तो ग्लूकोज का मास कितना हो गया? 90 ग्राम। और यहाँ होगा मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज लिख लेते हैं। ग्लूकोज का मोलर मास क्या है? 180 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये क्वेश्चन में भी गिवन होगा और बाकी मैंने बता ही दिया, क्वेश्चन में भी गिवन होगा। यहाँ से अपना आंसर शुरू हो गया है। ठीक है, बाकी आप निकाल भी सकते हो। जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, तो ऐसे करोगे 12 इंटू 6। ग्लूकोज का मास 12 होता है तो इंटू 6, इसको जोड़ दोगे। और हाइड्रोजन का 12 इंटू 1 और ऑक्सीजन का 16 इंटू में 6। ठीक है, ये सब जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 180 ग्राम पर मोल। ठीक है, इतना समझ में आया? 180 ग्राम पर मोल कहाँ से आया? और ये ग्लूकोज का अपना मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है C6H12O6। ये आप याद भी रख सकते हो, पेपर में गिवन आएगा। अगर ऐसे सवाल आता है तो पेपर में गिवन आएगा। यहाँ पे मास लिखना था, भूल गया मैं। ठीक है, तो मोलर मास ऑफ ग्लूकोज है। और अब आ जाते हैं क्वेश्चन में। और क्या गिवन था? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन था? 10 लीटर, 10 लीटर्स। और रेट कांस्टेंट क्वेश्चन में गिवन होगा
तो पेपर के जैसे मान लो एग्जाम में आता है तो पेपर में फर्स्ट पेज पे ही गिवन होता है कि क्या 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 कांस्टेंट यूज होंगे और क्या क्या वैल्यूज हैं गिवन आएगी। यहाँ पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर एटीएम पर मोल पर केल्विन। ठीक है। और क्वेश्चन में टेम्परेचर भी गिवन है जो कि मैं मेंशन करना भूल गया, 300 केल्विन। तो अब हमें क्या करना है, नॉर्मल से अपने फॉर्मूले में पुट करना है पाई इज इक्वल टू सी आर टी वाले में, और सीधा बस पुट करना है और आंसर आ जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं सबसे पहले फॉर्मूला पाई इज इक्वल टू सी आर टी। सी कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, लीटर्स में। तो कंसंट्रेशन निकाल लेंगे पहले। नंबर ऑफ सोल्यूट में का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ सोल्यूट निकालने का गिवन मास अपॉन में मोलिकुलर मास। तो गिवन मास हमारा 90 ग्राम था, हम देख सकते हैं ना यहाँ से गिवन मास क्या है हमारा सोल्यूट का 90 ग्राम और मोलर मास 180 ग्राम है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा, 90 डिवाइड बाय 180, क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा ना, 1/2। तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ यहाँ पे आएगा मोल्स ऑफ सोल्यूट, गलत लिख दिया, नंबर ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट लिखना था। एक सेकंड इसको मैं इरेज करके ठीक कर देता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे ही रखा था 10 लीटर, ठीक है। अब इसी को कर लेते हैं हम सॉल्व। 1/20 आ गया हमारा कंसंट्रेशन, यानी कि 1/20 मोलर आ गया हमारा सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन। मोल पर लीटर भी बोल देते हैं या फिर मोलर भी बोल सकते हैं, दोनों यूनिट होती हैं इसकी। या तो बोल देते हैं कंसंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर या मोलर ऑस्मोटिक प्रेशर के सवालों में, ठीक है। एक बात का ध्यान रखना है कि ऑस्मोटिक प्रेशर के जितने भी सवाल हैं उसमें कंसंट्रेशन में हमें मोलैरिटी ही निकालनी है। यहाँ पे आ गया ना हमारा 1/20 मोलर, तो कंसंट्रेशन निकाल लिया हमने 1/20। रेट कांस्टेंट कितना था 0.0821 और टेम्परेचर कितना था 300। इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, 1 0 से 1 0 गया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.0821 इंटू में 15, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता है, 821 को किया मल्टीप्लाई 15 से तो ये हो गया 5, ये हो गया 10, 8 5 जब 40 41, ये हो गया 821, 8 4 12, 3 1 5, ये हो जाएगा 1.2315, 1.2315 ATM। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। ऐसा ही एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें कि यहाँ पे हम क्वेश्चन ले लेते हैं। टेम्परेचर इस बार गिवन है 300 केल्विन, पिछली बार भी 300 केल्विन ही गिवन था। मास ऑफ सॉल्यूट इस बार दे रखा है, यानी कि ग्लूकोज का मास दे रखा है, मास ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूट ही मान लो, कितना दे रखा है 30 ग्राम। ठीक है, और वॉल्यूम दे रखा है सॉल्यूशन का 1 लीटर, और इस बार क्वेश्चन में क्या गिवन है,
इस बार क्वेश्चन में इसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी दे रखा है 4.98 बार। ये एक सॉल्यूशन है, मतलब इस सॉल्यूशन का नाम दे देते हैं, एक सेकंड, इस सॉल्यूशन को नाम दे देता हूं मैं सॉल्यूशन 1। ठीक है, सॉल्यूशन 1 में टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन, 30 ग्राम ग्लूकोज ऐड कर रखा है, वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर सॉल्यूशन है, और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है 4.98 बार। ठीक है, अगले क्वेश्चन में मतलब अगला एक और सॉल्यूशन है इसी क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में एक और सॉल्यूशन दे रखा है जिसमें हमें दे रखा है, ये हो गया, ये तो हो गया सॉल्यूशन 1। ठीक है, और ये हो गया सॉल्यूशन 2, सॉल्यूशन 2, ये हो गया सॉल्यूशन 1। सॉल्यूशन 2 में दे रखा है ऑस्मोटिक प्रेशर 1.52 बार। ठीक है, और टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन। अब पूछा गया कि इसकी कंसंट्रेशन बताओ, कंसंट्रेशन क्या होगी। तो बच्चों कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले हमें यहाँ से क्या निकालना है, सॉल्यूशन फर्स्ट से रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है और फिर इसमें पुट कर देनी है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला तो यही होता है ना, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। मान लेते हैं सॉल्यूशन 1 के लिए हो जाएगा, तो पाई 1 इज इक्वल टू सी आर टी, और ये हो जाएगा पाई 2 इज इक्वल टू, या पाई 1 इज सी आर टी, और पाई 2 इज इक्वल टू C2, C1 C2 नाम दे देते हैं अलग अलग, C2 RT, क्योंकि रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर तो दोनों का सेम ही है, रेट कांस्टेंट तो सेम ही होता है और टेम्परेचर भी इस क्वेश्चन में सेम ही गिवन है, तो इसको हमने मतलब T1 T2 नाम नहीं दिया। बाकी कंसंट्रेशन चेंज हो सकती है, ऑस्मोटिक प्रेशर तो ऑब्वियस ही बात है क्वेश्चन में ही गिवन है, चेंज मतलब अलग अलग गिवन है, तो पाई 1 पाई 2 तो नाम रखना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, पहले क्वेश्चन से पहले सॉल्यूशन से हमें ये R की वैल्यू निकालनी है, फिर उस R की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, तो फिर हमारे पास C2 की वैल्यू आ जाएगी, सेकंड सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन की, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछ रखा था। यहाँ पे पूछ रखा है ना कि सेकंड सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होगी बताओ, तो वही इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है हमें। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं इन सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 1 में क्या क्या गिवन था, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, ऑस्मोटिक प्रेशर था 4.98, और कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कैसे निकलती है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास कितना है 30 ग्राम, मोलर मास कितना है 180 ग्राम, और क्या बोलते हैं वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का 1 लीटर। ये तो हो गया कंसंट्रेशन। और रेट कांस्टेंट कितना होता है, नहीं रेट कांस्टेंट ही तो निकालना है, और सॉल्यूशन का टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन। ठीक है, और अब क्या करेंगे, हम यहाँ से रेट कांस्टेंट को निकाल लेंगे, तो ये 3 1 3, ये 3 6 18, ये हो जाएगा 1/6, 6 इधर तो एक सेकंड ज़्यादा वो नहीं करता हूँ, 4.98, इसको 1/6 ही कर देता हूँ, ये 300 मल्टीप्लाई में था ना, बस इसको मैं ले आता हूँ नीचे यहाँ पे डिवाइड। ठीक है, और ये 1/6 हो गया, 6 नीचे आ जाएगा, तो ये 1/6 हो गया। और अब R को हम निकाल लेते हैं 4.98 इंटू में 6 अपॉन में 300। ठीक है, इतना आ गया R हमारा। अब इसी को इन सॉल्यूशन 2, सॉल्यूशन 2 में पुट कर देंगे। सॉल्यूशन 2 में पाई कितना दे रखा है, पाई इज इक्वल टू सी आर टी फॉर्मूला होता है ना हमारा, पाई कितना दे रखा है 1.52। ठीक है, कंसंट्रेशन हमें निकालना है, रेट कांस्टेंट हमने यहाँ निकाल ही लिया है, टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन। ठीक है, यहाँ पे पुट करेंगे 1.52, और क्या बोलते हैं हमें कंसंट्रेशन निकालना है, तो कंसंट्रेशन को यहाँ ऐसे ही रहने देंगे, और रेट कांस्टेंट क्या निकाला था हमने 4.98 इंटू में 6 अपॉन में 300। ठीक है, और इंटू में 300 है, तो 300 से 300 ये यहीं कट गया, और कंसंट्रेशन क्या आ गया 1.52
अपॉन में 4.98 इंटू में 6। ठीक है, इतना समझ में आया। ये सारा मल्टीप्लाई में था, ये इधर आके डिवाइड हो गया। आफ्टर सॉल्विंग अलॉट, यानी कि इसको मैं तो पहले ही सॉल्व कर चुका हूँ। आप इसको जब सॉल्व करोगे तो समथिंग मतलब 0.051 मोलर इसकी कंसंट्रेशन आएगी, या फिर इसको हम कैपिटल एम से भी दिखा देते हैं इसकी यूनिट को। ठीक है, 0.051 आएगा आंसर। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा मतलब टफ क्वेश्चन नहीं आते। एक तो सीधा ही आ जाएगा कि सॉल्यूट का मास वगैरह दे देगा और आपसे कोई एक चीज़ पूछ लेगा, या तो ऑस्मोटिक प्रेशर पूछ ले, या कंसंट्रेशन पूछ ले, या गैस कांस्टेंट पूछ ले, या टेम्परेचर पूछ ले। चार चीज़ें हैं, इसमें से तीन चीज़ें देके कोई भी एक चीज़ें पूछ सकता है। या फिर इस क्वेश्चन की तरह करेगा, ये क्वेश्चन काफ़ी मतलब बेस्ट माना जाता है एग्जाम के लिए। दो सॉल्यूशन दे देगा, एक सॉल्यूशन में वैल्यू पुट करो, कंपेयर करके दूसरे में पुट करो और यहाँ से आंसर निकालो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी बोर्ड में आ चुके हैं। तो मतलब ध्यान रखना कि अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो घबराना नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन होता है, आराम से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट नई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरफ। नई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसका नाम क्या है, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एलिवेशन मतलब बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना। जैसे मान लो, मैं आपको पहले इस चीज मतलब एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक सॉल्यूशन है जिसमें 5 लीटर प्योर पानी है, प्योर H2O। ठीक है, और एक दूसरा सॉल्यूशन है जिसमें 5 ग्राम NaCl मिला दिया मैंने पानी के साथ। ठीक है, 5 लीटर प्योर वाटर के साथ मैंने क्या मिला दिया, 5 ग्राम NaCl। और अब एक तीसरा सॉल्यूशन और लिया है मैं, जिसमें मैंने 50 ग्राम NaCl मिला दिया, किसके साथ, 5 लीटर पानी के साथ। ठीक है, और एक और चौथा सॉल्यूशन लिया है जिसमें 5 लीटर पानी के साथ मैंने क्या मिला दिया, 80 ग्राम नमक मिला दिया, मतलब NaCl नमक ही है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं इसको। तो ये चीज देखी गई कि जो सबका बॉइलिंग पॉइंट जब हमने नापा तो पता चला कि जो प्योर वाटर था ये तो जी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल गया, लेकिन जो ये 5 ग्राम NaCl जिसमें मिलाया था वो 102 डिग्री सेल्सियस पे उबला, और जिसमें 50 ग्राम मिलाया था वो 108 डिग्री सेल्सियस पे उबला, और जिसपे 80 ग्राम नमक मिलाया था वो 112 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या बोलते हैं उबला। मतलब 112 डिग्री सेल्सियस उसका बॉइलिंग पॉइंट बन गया। तो ये क्या हो रहा है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट तो 100 होता है वाटर का, लेकिन सॉल्ट मिलाने के बाद इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने लग गया। तो इसी को बोलते हैं एलिवेशन, यानी कि बढ़ना किसका, बॉइलिंग पॉइंट का। तो ये हो गया एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। पहले में कितने से बढ़ गया, +2 डिग्री सेल्सियस से। दूसरे में कितने से बढ़ गया, +6 डिग्री सेल्सियस से। फिर तीसरे में कितने से बढ़ गया, +6 डिग्री सेल्सियस। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं इसके कंपेयर में, यहाँ +8 डिग्री सेल्सियस से और यहाँ 12 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया, नॉर्मल सॉल्यूशन का कंपैरिजन करो। ठीक है, समझ में आया या नहीं समझ में आया। देखो फर्स्ट सॉल्यूशन क्या था, प्योर वाटर था। प्योर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल जाता है, लेकिन दूसरा सॉल्यूशन लिया हमने, उसमें 5 ग्राम NaCl मिला दिया, तो देखा कि वो 102 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉईल कर रहा है। तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 102 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो कितने डिग्री सेल्सियस से उसका एलिवेशन हुआ, मतलब बॉइलिंग पॉइंट में कितना एलिवेशन है, कितना बदलाव आया है, कितना बढ़ गया, बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ गया, 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतना समझ में आया। और ये 8 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया, ये 12 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया। इसको मैं थोड़ा साफ सुथरे से लिख देता हूँ, इसको भी
किसी की मुस्कुराहटों पे है निशान, किसी का दर्द मिल सके तो लो। हाँ, तो 12 डिग्री सेल्सियस हो गया। ये बात तो समझ में आ गई कि जब जब हम वेट वेट एक सेकेंड। ये बात तो आपको समझ में आ गई ना कि जब जब हम सॉल्ट वगैरह ऐड कर रहे हैं सॉल्यूशन में तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, यानी कि उसके बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन यानी कि बदलाव देखा जा रहा है। तो एक बात तो क्लियर है कि कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, यानी कि नमक मिला रहे हैं हम जितना ज़्यादा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही बढ़ रहा है। ठीक है, एक बात तो क्लियर हो गई कि कंसंट्रेशन बढ़ाने से एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। तो ये तो क्लियर हो गया कि कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के, या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के, कि कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। और अगर ऑब्वियस सी बात है किसी सॉल्यूशन का एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा है तो उसका कंसंट्रेशन भी बढ़ा ही होगा। ये बात समझ में आई। अब जो है टीबी है, टीबी से हम किसको डोनेट करते हैं? सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को किससे डोनेट करते हैं? डोनेट नहीं करते, डिनोट करते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, क्या बोल रहा हूँ, मतलब टीबी से हम किसको डिनोट करते हैं? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को डिनोट करते हैं। ठीक है, और टी नोट बी से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर या प्योर सॉल्वेंट भी बोल देते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, बॉइलिंग पॉइंट इसको ढंग से लिख लेना, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और अब क्या करेंगे हम? अब हमने सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट घटा दिया ना, तो अब जो आएगा वही होगा हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम डेल्टा टीबी से दिखाएंगे। डेल्टा टीबी से किसको दिखाते हैं हम? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को। ठीक है, इतना समझ में आया कि क्या करेंगे हम? सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में से सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। अब कुछ मतलब एक आधी रीजनिंग या करें या ना करें? एक सेकंड, पहले एक डिफाइन मैं आपको बता दूं। एक डिफाइन कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, आखिरकार ये बॉइलिंग पॉइंट क्या चीज होती है? बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि मतलब वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे हमारा जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए। सॉरी सॉरी, गलत बोल गया मैं। जो बॉइलिंग पॉइंट है वो वो टेम्परेचर होता है कि जितने टेम्परेचर पे हमारे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए। दोनों बात सेम ही है, सही बोला था मैंने, बस थोड़ा सा मैं ही कंफ्यूज हो गया। तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? इट इज डिफाइंड एज टेम्परेचर at which vapor pressure of liquid becomes equal to atmospheric
pressure. ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया कि वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे हमारे लिक्विड या सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग लिक्विड और सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है, लिक्विड और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जब बराबर हो जाता है तो उस टेम्परेचर को बोलते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इतना समझ में आया। अब रीजनिंग क्वेश्चन कर लेते हैं एक आधे। तो यहाँ पे सबसे पहला एक रीजनिंग सवाल है, क्वेश्चन डाल के ऐसे लिख लो आप कि एट हाई एल्टीट्यूड boiling point of pure solvent decreases. Why? ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि हाई एल्टीट्यूड पे सॉल्यूशन का मतलब सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिक्रीज क्यों हो जाता है, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज क्यों हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि क्यों डिक्रीज हो जाता है, क्या बात है। तो हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है, मान लो जैसे कि ये पहाड़ है, एक सेकंड पहाड़ बना लूँ, ये पहाड़ है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने रख दिया एक कटोरा और इस पे मैं अपना वही पानी उबाल रहा हूँ। ठीक है, पानी रख दिया इसमें मैंने और उबाल रहा हूँ मैं। यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस करी, जो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा था वो यहाँ पे आने के बाद 80 डिग्री सेल्सियस पे उबल गया। ऐसा क्यों? क्योंकि जो चीज़ मैंने पाई, ये देखा मैंने, ये ऑब्जर्व किया कि ऊपर एयर डेंसिटी कम होती है, एयर डेंसिटी इज लो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम होता है। ठीक है, तो बच्चों इसी की बात को हमें इंग्लिश में लिखना है। कैसे लिखेंगे? एट हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो, और एयर डेंसिटी decreases due to which वेपर प्रेशर वेपर प्रेशर को मैं भी पीछे लिख देता हूँ, आप इसको पूरा लिखना। वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रेशर एट लो टेम्परेचर। ठीक है, या फिर और में आप ये भी लिख सकते हो, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड decreases to a decreases at high altitude।
ठीक है, इतना हो गया एक रीजनिंग। और अब एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें ये दे रखा है कि वाई इट इज डिफिकल्ट टू कुक राइस, पोटैटो, एग्स, वेजिटेबल्स इन ओपन वेसल्स एट हाई एल्टीट्यूड। क्वेश्चन, वाई क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, एक सेकंड, ये क्या हो रहा है? वाई इट इज डिफिकल्ट टू कुक राइस, एग, पोटैटो, वेजिटेबल्स एट हाई एल्टीट्यूड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर इट इज डिफिकल्ट टू कुक कुक राइस, एग्स, वेजिटेबल्स इन ओपन वेसल्स, इन ओपन वेसल्स एट हाई एल्टीट्यूड। इन ओपन वेसल्स मेंशन कर लेना, मेरी गलती थी, थोड़ा ध्यान नहीं रहा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाई एल्टीट्यूड में खुले बर्तनों में हम न तो अंडे उबाल सकते हैं, न ही चावल बना सकते हैं, न ही सब्जियां बना सकते हैं। तो ऐसा क्यों है? तो चलिए जानते हैं। क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता है, जिसकी वजह से पानी का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। इस वजह से हम, जैसे चावल वगैरह है, वो 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही उबलेगा, लेकिन पानी तो हाई एल्टीट्यूड पे लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वगैरह होने की वजह से पहले ही उबल जाएगा पानी तो, और सारा पानी भाप बन के उड़ जाएगा, और चावल वैसे का वैसे ही रह जाएगा। क्योंकि चावल तो कम से कम 100-150 के मतलब 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर से बॉईल मतलब पकना शुरू होता है। और पता चल रहा है कि हमारा 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ही सारा पानी भाप बन के उड़ गया, तो भाई चावल कैसे ही बनेगा? तो इतना समझ में आया बच्चों? अब इसी बात को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे देखते हैं। एट हाई एल्टीट्यूड, आंसर, एट हाई एल्टीट्यूड ओह शिट, क्या हो गया? तो क्या हो गया, एक सेकेंड। एट हाई एल्टीट्यूड, नहीं थे ना? एट हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक प्रेशर is low due to which boiling point of water decreases to a large extent. Hence,
it become very difficult to cook vegetables, rice, eggs, ठीक है, ये भी हो गया क्वेश्चन। अब चलते हैं एक और रीजनिंग क्वेश्चन में, क्वेश्चन की तरफ। एक सेकंड, क्या है कि प्रेशर कुकर will decrease cooking time. How? Pressure cooker will increase the boiling point of water present inside it, due to which cooking time becomes short for food stuff. ठीक है बच्चों, ये भी हो गया। इस क्वेश्चन में हमने ये पढ़ा कि मतलब प्रेशर कुकर में कुकिंग टाइम डिक्रीज कैसे हो जाता है। तो प्रेशर कुकर में कुकिंग टाइम डिक्रीज होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि प्रेशर कुकर पानी का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर देता है। अब चाहे कहीं चले जाओ, पानी का बॉइलिंग पॉइंट जब इंक्रीज हो ही गया है तो भाई कुकिंग तो फास्ट होगी। तो क्या हो जाता है, आंसर क्या होगा इसका, प्रेशर कुकर विल इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इनसाइड इट, ड्यू टू विच कुकिंग टाइम बिकम शॉर्ट फॉर फूड स्टफ। ठीक है, बस इतना ही लिखना है आपको, बहुत ईजी है, बहुत आसान है। और अब आ जाते हैं अपने लास्ट सेकेंड रीजनिंग क्वेश्चन की तरफ। फिर उसके बाद इस लेक्चर को ख़त्म ही करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट is added in water during cooking of eggs। अब इसका आंसर आप लोग खुद बता सकते हैं, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था। कुकिंग ऑफ एग्स, वाई, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट यानी कि नमक ही मान लो। जैसे कि काफ़ी सारे बच्चे मतलब सोच भी चुके होंगे, बता भी चुके होंगे कि जैसे जैसे हम सॉल्ट ऐड करते हैं, वाटर का मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। तो इसका मतलब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से कुकिंग ऑफ एग मतलब अंडों का उबलना और आसान हो जाएगा। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो अब इसको आंसर कैसे करेंगे वो चीज़ हम देख लेते हैं। ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल solute, the boiling point of water
increases to a large extent resulting in short cooking time। ठीक है, इसको मैं थोड़ा ठीक कर दूं, शायद राइटिंग समझ में नहीं आ रही होगी आपको। ये क्या लिखा है, बॉइलिंग लिखा है, कई बच्चे तो समझ जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ। सारा ही इरेज हो गया लग रहा है। ठीक है बच्चों, तो अब आ जाते हैं हमारा लास्ट जो रीजनिंग क्वेश्चन है, वो ये है कि ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को मैं NVS लिख देता हूँ, आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पूरा लिख लेना। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर या मतलब और प्योर सॉल्वेंट इंक्रीजेस वाई। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे तो उसकी वजह से वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो अब वेपर प्रेशर को इक्वल होने के लिए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो, तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर राइज होगा। मतलब ऑटोमेटिकली क्या, टेम्परेचर उसका राइज होगा, और हमें उतना टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर भी बढ़ाना पड़ेगा ताकि सॉल्यूशन अपना मतलब जो भी है बॉइलिंग पॉइंट की क्राइटेरिया कंडीशन को मीट कर सके। तो इसी को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, आ जाओ देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस बाय, मतलब क्वेश्चन में मतलब सॉल्यूशन में अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ जाता है। ठीक है, तो नॉन वोलेटाइल जब सॉल्यूट हम मिलाते हैं, ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, आंसर लिख लेते हैं। आंसर, वेपर प्रेशर decreases to a, on adding non-volatile solute, vapor pressure decreases to a large extent, now in order to make vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure, we have to raise the temperature of solution we have to raise the temperature or boiling point is greater than boiling point of प्योर सॉल्वेंट। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया कि नहीं आया। इस क्वेश्चन में क्या था, बेसिकली यही था कि जब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ जाता है सॉल्यूशन का। बेसिकली बात यह है कि जब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। ये हमने पढ़ा था ना कि कंसंट्रेशन बढ़ाने से वेपर प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब डिक्रीज हो जाता है। और अगर कंसंट्रेशन घटाएंगे
तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो इस बार हम क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करना है। ऑब्वियस ही बात है, कंसंट्रेशन बढ़ाना, दोनों एक ही बात हो गई। तो कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ रहा है, ताकि हमारा बॉइलिंग पॉइंट मतलब हमारा वो टेम्परेचर मीट कर जाए जिस टेम्परेचर पे हमारा जो घटा हुआ वेपर प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। और जब वो हो जाता है तो उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग, मतलब उस टेम्परेचर पे आ जाता है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। इतना समझ में आया? जो कि ऑब्वियस सी बात है, बढ़ेगा ही। ठीक है। तो बच्चों अब बात करते हैं, जैसे कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में मैंने बताया था कि कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी डेल्टा टी बी। इसकी बात हमने करी थी। अब हेडिंग डाल देते हैं, नेम द फैक्टर्स ऑन विच, नेम द फैक्टर्स ऑन विच एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या डेल्टा टी बी डिपेंड्स। ठीक है, तो इसको यहाँ ऐसे लिख देंगे, डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी के। मोलैलिटी को हम स्मॉल m से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और डेल्टा टी बी किसके बराबर आ गया, के बी इंटू में m। ठीक है, अब ये के बी क्या है, के बी है इबुलियोस्कोपिक, ये थोड़ा याद करने वाली चीज है, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, या फिर इसको ये भी बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। दो नाम है इस कांस्टेंट के। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है एग्जाम में क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा। इसकी यूनिट क्या होती है केबी की, इसकी यूनिट होती है केल्विन केजी, केल्विन केजी पर मोल। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया? और डेल्टा टीबी के बारे में मैंने बताया था, डेल्टा टीबी कैसे निकालते हैं, टीबी में से सॉल्यूशन के उसमें से माइनस कर देंगे हम सॉल्वेंट का, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टी नॉट बी। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही बताना चाहूँगा। आज के लेक्चर में हमने किया ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर न्यूमेरिकल्स और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट किया, और हमने काफ़ी सारे रीजनिंग क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट किए। उसके बाद हमने फैक्टर्स पढ़े, किन फैक्टर्स पे हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है, और उससे हमने इसका फॉर्मूला डिराइव किया। और अगले लेक्चर में हम अरेंजमेंट वगैरह करेंगे, और मोल ये जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आज के लेक्चर को थोड़ा ज़्यादा ना खींचते हुए आज के लेक्चर में बस इतना ही रहने देते हैं। अगले एक लेक्चर और लगेगा जिसमें हम अपना क्या बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और डेप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट दोनों आराम से कर लेंगे। दोनों थोड़े इजी टॉपिक हैं। अगर आपको मतलब आपको ये समझ में आ ही गया है क्या बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इसी से सिमिलर है डेप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और क्या बोलते हैं अपना रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वो तो हम शुरू से करते आ रहे हैं। जब मैंने आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में डिफरेंसेस वगैरह बताए थे, तो जब भी हमने किया था बस थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया गया है आगे जाके, जिसको बोल दिया गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस इतना ही कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं काफ़ी सारे जो इस टॉपिक पे बनते हैं, तो आप लगा के देखिए। और बाकी मेरे से कोई हेल्प हो सकती है तो मेरे को बताइए, मैं आपको बताता हूँ कि क्या मतलब कैसे करना है, आपको क्या करना है। अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ
कि कैसे कहाँ से आपको क्वेश्चन करने हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। कोई डाउट आता है तो वो पूछिए मेरे से, ठीक है। आप इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं मेरे को, वहाँ पे मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो बच्चों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।